जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। वो लोग जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रियल एस्टेट के मुतालिक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम हर वीडियो में आपको और रियल एस्टेट को प्रमोट करें। रियल एस्टेट को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी चलेगा। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का स्पेशली मकसद ये है कि रियल एस्टेट में जब लोग नए एंटर होते हैं या फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आते हैं या रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम स्टेप इन करते हैं एज रियल एस्टेट एजेंट या एज इन्वेस्टर, तो उनके लिए काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो बहुत सारे मसले मसाइल जिनका वो शिकार होते हैं, उन मसले मसाइल को आज हम लोग एड्रेस करेंगे। प्लस कुछ टिप्स और एडवाइसेज़ जो इन नए लोगों के लिए होंगी, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऑलरेडी जो लोग पहले से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी सूटेबल होगी, उनके लिए भी बड़ी यूज़फुल होगी। बट जिनकी रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है, ये उनके लिए स्पेशली बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप लोग कहीं पे भी इन होते हैं, किसी भी बिज़नेस में या किसी भी फील्ड में आते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ तो सबसे बेसिक है कि किसी भी बिज़नेस में एंटर होने से पहले, किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाने से पहले, किसी भी बिज़नेस में एंटर होने से पहले, किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाने से पहले, आपने सबसे पहले ये चीज़ सोचनी होती है कि पैसा लगाते वक़्त अपना पैसा इस्तेमाल करने से पहले, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, आप उसकी एबीसी ज़रूर सीख लें। आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लें कि चीज़ आपने खरीदनी कहाँ से है और बेचनी कहाँ पे है। कब खरीदनी है, कब बेचनी है, बायर कौन है, इसकी मार्केट कहाँ पे है, ये आप किसको बेच सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। रियल एस्टेट में एक जो सबसे बड़ा अलमिया है, वो अलमिया ये है कि लोग फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बेईमानी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी की वजह से आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोग रियल एस्टेट से हमेशा अनॉयड रहते हैं। पैसा लगाने से पहले अगर आपको कोई सब्ज़ बाग दिखा रहा है कि आपके 1 साल में इतने पैसों का प्रॉफ़िट हो जाएगा, आपको 1 महीने में ये प्लॉट डबल रेट पे चला जाएगा, तब हम इसको बेच लेंगे, तो वो वाला प्लॉट आपने कभी खरीदना नहीं है। आपने उस जगह पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी वजह कि अगर इतना ही प्रॉफ़िट होना है तो भाई जो बेच रहा है उसको कहो ना कि वो लेके रख ले। महीने बाद वो उसको बेच के प्रॉफ़िट कमा ले। आप जो उससे वो आपको जो कह रहा है कि आप प्रॉफ़िट कमाओ, तो वो खुद क्यों नहीं प्रॉफ़िट कमा लेता? होता क्या है कि आपको चीज़ चिपका दी जाती है, उसके बाद फिर क्या क रोना रोया जाता है कि यार मार्केट के हालात ऐसे हो गए, ये हो गया, गवर्नमेंट टूट गई है, फलाना बहुत सारी एक रीज़न्स देके आपको चीज़ चिपका दी जाती है। अपने पाव गोश्त के लिए भैंस ज़िबा कर ली जाती है। तो सबसे पहले तो ऐसे तमाम लोगों के साथ कभी भी काम ना करें, जो आपको ये कहते हैं कि जी ये चीज़ खरीद लें, महीने में इसका रेट इतना ऊपर चला जाएगा। जो चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, उसमें पैसा लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि ये कागज़ का पुर्ज़ा आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा या आपके बाप-दादा का मेहनत से कमाया हुआ पैसा ज़ाया कर देगा। वो कागज़ का पुर्ज़ा आप लेके मार्केट में फिरते रहेंगे, बिकेगा नहीं, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। नॉर्मली लोग हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स को प्रेफ़र करते हैं कि जी हम लोग हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पैसा लगाएँ, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे पैसा लगाएँ। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि उनको नज़र आ रहा होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के रेट्स जल्दी-जल्दी जंप करते हैं। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि कुछ लोग ऑन ग्राउंड फिज़िकली लैंड बाय करके छोड़ने को प्रेफ़र करते हैं और लैंड वो ऐसी जगह पे परचेज़ करते हैं, ऐसी जगह पे लेना पसंद करते हैं, जहाँ पे फ्यूचर में कुछ नई चीज़ आने के तवक्को हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं पे कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, इट्स सेम लाइक कि जैसे चकबेली रोड है, कलर सईदा रोड है या डयाला रोड या चक्री रोड, तो इनकी जो प्राइसेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जब आप इस किस्म की किसी जगह पे पैसा लगा रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट, जो चीज़ दी जा रही है, क्या वो उसी जगह की है जो आपको दिखाई जा रही है। समटाइम्स ये होता है कि आपको दिखाया जाता है कि ये रोड के साथ वाली जगह ये हम आपको देने लगे हैं और जब ट्रांसफ़र करवाई जाती है या इंतकाल या रजिस्ट्री करवाया जाता है,
तो उस वक़्त क्या होता है कि वो आपको वहाँ के बजाय किसी और जगह पे जाके फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट कर रही होती है। ट्रस्ट बट वेरीफ़ाई। ट्रस्ट ज़रूर करें, जो आपका रियल्टर है, जो आपका एजेंट है, उसकी बात पे एतबार ज़रूर करें, उसके मशवरे पे ज़रूर अमल करें, लेकिन उन चीज़ों को वेरीफ़ाई ज़रूर करें कि क्या ये जो कह रहा है, ये बात वाक़ई इसी तरह से है या नहीं है। इसमें समटाइम्स अनफॉर्च्यूनेटली जो पटवारी या मुतल्लिका लोग होते हैं, वो भी बीच में शामिल होते हैं कि वो उस वक़्त मौके पे आपको कह देते हैं कि ठीक है भैया, ये जो तुम्हें चीज़ दिखा रहा है या ये जो पीस ऑफ लैंड तुम्हें बता रहा है, ये वाक़ई वहीं पे एग्ज़िस्ट करता है, इसके यही डॉक्यूमेंट्स हैं। बाद में क्या होता है कि जी आपको जगह और दिखाई गई, मौका और दिखाया गया, ट्रांसफ़र के वक़्त आपको और जगह दे दी गई। फिर सेकंडली कि जो जगह अगर आपको दिखाई जा रही है और वही मौका पे मौजूद भी है, उसकी लोकेशन वही है जो आपको दिखाई जा रही है, तो फिर आपने ये ज़रूर देखना है कि उसमें वो ज़मीन जिस बंदे को आप पैसे दे रहे हैं, उसके नाम पे मौजूद है या नहीं है। क्या ये उसकी लैंड, ये वाली जो लैंड है, ये उसकी विरासती ज़मीन है और उसमें उसके बहन, भाई, चाचे, मामे, ताए का भी हिस्सा है या नहीं है। अगर तो वो लैंड उसके नाम पे है और उसके चाचे, मामे, ताए, बहन, भाई का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो ठीक है। फिर सेकंडली ये कि यहाँ पे भी अगली एक कैटेगरी आ जाती है कि जब आप लैंड बाय कर लेते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि उसके पीछे जो है ना वरसा उठ के आ जाते हैं। किसी का चाचा आ जाएगा, किसी का मामा आ जाएगा, वो जी इस साडा भी हिस्सा है। और वहाँ पे क्या होता है कि आप लैंड ट्रांसफ़र भी करवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन मौके पे आपको कब्ज़ा नहीं मिलता। तो लैंड जब ओपन जगह पे आपने खरीदनी है, तो उस वक़्त सबसे पहले आपका कब्ज़ा क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे कब्ज़ा मौजूद हो, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चारदीवारी कर सकते हो, तो आप वो खरीदें, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जिस बंदे से आप ले रहे हैं, उसी के नाम पे है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं, उसी के नाम पे है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डंडी मारते हैं, डंडी क्या मारते हैं कि जी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, टैक्स बचाने के लिए वो उसको 10 लाख की शो करते हैं। फिर फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली व्हाटएवर, वो जब लैंड गवर्नमेंट परचेज़ करने पे आ जाती है, गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट के किसी इस्तेमाल में आनी होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि या तो आपको डीसी रेट के मुताबिक पेमेंट करती है या जितने की आपने परचेज़ की हुई है एज़ पर रजिस्ट्री इंतकाल, उसके मुताबिक जितने की आपने परचेज़ की है, गवर्नमेंट आपको वो पेमेंट करती है। तो उस वक़्त फिर लोग बैठ के रोते हैं कि जी वाक़ई ये तो हमने बहुत गलत कर दिया। हमने उस वक़्त अगर टैक्स बचाने के चक्कर में कम पैसे ना लिखवाए होते, तो आज हम इसको अपनी मर्ज़ी के रेट पे गवर्नमेंट को दे सकते थे। यहाँ पे भी थोड़ी-सी आप लोगों ने एहतियात करनी है, थोड़ा-सा टैक्स बचाने के लिए अपना नुकसान नहीं करना। हमेशा याद रखिए कि जब आप रियल एस्टेट में आते हैं, तो आपको एक सबक बार-बार पढ़ाया जाता है कि जी प्रॉपर्टी जितना रिस्क लोगे उतना फ़ायदा है। रिस्क कभी नहीं लेना। रिस्क आप उस वक़्त लें कि जब आप अपनी अमाउंट को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हों। अगर आपने स्टार्ट में ही रिस्क लेने की कोशिश की और खुदा न ख़ास्ता उसमें आपको नुकसान हो गया, तो आप सारी ज़िंदगी के लिए बढ़ जाएँगे। फिर उस लॉस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे कि जी हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो आपने प्लॉट परचेज़ करना है, तो वो या तो ऑन ग्राउंड फिज़िकली एग्ज़िस्ट करता होगा या उसकी फाइल्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल होंगी। अगर बात की जाए कि ऑन ग्राउंड प्लॉट एग्ज़िस्ट करने की, तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसके अलावा कुछ लोग लोकल जो बिल्डर्स या डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ी-थोड़ी लैंड परचेज़ करके उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करके लोगों को हैंडओवर कर देते हैं। इन केसेस में हर एक में थोड़े-थोड़े से डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अगर आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो आपने ये चेक करना है कि उसका एलओपी अप्रूव है या नहीं है। नंबर 2 कि जो प्लॉट आपको बताया जा रहा है, वो उसी बंदे के नाम पे है या नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है या नहीं है। उसके नाम पे कोई आउटस्टैंडिंग वाजबात सोसाइटी की वाले तो क्लेम तो नहीं कर रहे। उसके उसके नाम पे आउटस्टैंडिंग कोई वाजबात तो नहीं है, कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं है, जो उसने सोसाइटी को पे करनी है और आपको पता ना हो। ये आप उसके रिकॉर्ड से चेक करेंगे। उसकी तीसरी चीज़ ये चेक करनी है कि क्या वो मॉर्टगेज एरिया में है या नहीं है। अगर वो मॉर्टगेज एरिया में है, तो ऐसा प्लॉट कभी भी ना लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि सोसाइटी एक लेआउट प्लान इश्यू करती है, उसके मुताबिक डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट करने के बाद हर गली के एंड पे कुछ जगह एक्स्ट्रा बच जाती है, या बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसे करती हैं कि जी पार्क्स वाली जगह को या पब्लिक प्लेसेस वाली जो जगह होती है, पब्लिक बिल्डिंग्स वाली जगह होती है, उसको बाद में रिवाइज़ करके वहाँ पे प्लॉट्स क्रिएट करके बेच देते हैं। वो प्लॉट आपको मार्केट से बहुत सस्ता मिल रहा होता है। सस्ता क्यों मिल रहा होता है?
कि जी इसके अभी ज़रा डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए, अब महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ये नए जो लेआउट प्लान है उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे चांसेस ये कि अगर तो जो म्युनिसिपल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपके प्लॉट को क्लियर कर दिया तो फिर तो ठीक है, आप बड़े फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ना क्लियर किया तो वो आपके पैसे डूब जाएँगे। इसी तरह से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में भी प्लॉट परचेज़ करते वक़्त आपने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी उसकी वेरिफ़िकेशन और कन्फर्मेशन करनी है और कन्फर्मेशन करके फिर आपने आगे चलना है। इसके बाद आ जाता है प्राइवेट लोकल जो लैंड है उसके हवाले से। तो लोकल लैंड के हवाले से भी ये कि प्लॉट लेते वक़्त आपने ये देख लेना है कि गली का साइज़ कितना है? क्या ये गली का साइज़ वाक़ई जितना बताया जा रहा है मौके पे उतना है या नहीं है? जो आपको प्लॉट मेजर करके दिया जा रहा है, वो प्लॉट ऑलरेडी किसी और को तो नहीं इन्होंने चिपकाया हुआ? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो लोकल जो कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं या छोटी-छोटी टाउन्स टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें ये होता है कि एक ही चीज़ 3 लोगों को भी बेच दी जाती है। अब एक बंदा है वो लाहौर बैठा हुआ है, आपने आके आपको प्लॉट दिखाया गया, दिखा के कहा गया कि जी ठीक है जी ये प्लॉट आप ले लें। आपने खरीद लिया, आपने वहाँ पे चारदीवारी कर ली। साल बाद, 6 महीने बाद पता चलता है कि जी जो प्रीवियस ऑलरेडी जिसको अलॉट हुआ हुआ था, वो ओनर आया और उसने आके रोला डाल दिया कि जी ये तो प्लॉट मेरे पास 2 साल से है। तो फिर वहाँ पे भी आप फँस जाएँगे। तो इसलिए आपने वहाँ पे भी बड़ी केयरफुली वेरीफ़ाई करके फिर लेना। अब आगे जी तीसरी चीज़ फाइल्स। अब अगर फाइल्स के हवाले से बात की जाए तो फाइल्स में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसे करती हैं कि आपको समटाइम्स कुछ ऑफ़र्स दे रही होती हैं, उन ऑफ़र्स के तहत आप अपनी फाइल्स उन ऑफ़र्स के तहत आप फाइल परचेज़ कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं जी इसके तो एक्चुअल रेट्स बहुत डाउन थे और मामलात आपके ख़राब हो जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल परचेज़ करनी हो तो उसका सबसे अच्छा जो टाइम है वो टाइम होता है कि जब उसके रेट्स बिल्कुल डाउन हों। हम लोग नॉर्मली फाइल्स को या रियल एस्टेट को आलू, प्याज़, टमाटर की तरह खरीदते हैं। आलू, प्याज़, टमाटर की तरह किस तरह कि जब उसका रेट ऊपर चला जाता है ₹400 किलो पे जाएगा तो हम 2 किलो खरीद के रख लेंगे या 5 किलो लेके रख लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसका रेट 800 पे चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट में और आलू, प्याज़, टमाटर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो रियल एस्टेट में जब परचेज़िंग करनी है, तो आपने ये देखना है कि फ़ाइल का रेट जब बिल्कुल बॉटम पे हो, तो उस वक़्त आपने लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसने अपने पहली जो इनिशियल बुकिंग लॉन्च की, ओवरसीज़ ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक की, वो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 20 लाख रुपए की की। उसके बाद फिर 6 महीने बाद उन्होंने रेट रिवाइज़ किया, 25 कर दिया। फिर 6 महीने बाद उसका रेट 40 पे चला दिया। फिर उसके बाद अब ये रेट सोसाइटी खुद चेंज कर रही है कि जी अब वो वाली बुकिंग क्लोज़ हो गई, अब नई बुकिंग आ गई, अब नया रेट आ गया, अब नया रेट आ गया। फिर तीसरी दफ़ा में जब रेट रिवाइज़ होता है तो वो 55 पे चला जाता है, फिर 60 पे चला जाता है, फिर 80 पे चला जाता है। अब जिसने 40 में खरीदी हुई है या 20 में या 25 में खरीदी हुई है, वो अगर अपनी फ़ाइल को 5, 7, 10 लाख प्रॉफ़िट पे बेच रहा होगा, तो उसको फिर भी बहुत मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन 80 लाख में जिसने खरीदी हुई होगी फ़ाइल, वो उसको जब तक 85 में नहीं बेचेगा, उसको प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो जिसके पास 20 लाख वाली फ़ाइल पड़ी हुई होगी, वो जब 20 लाख वाली फ़ाइल सेल कर रहा होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बेच सकता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसे कमा सकता है। वो अगर 20 लाख वाली फ़ाइल 60 में भी बेचेगा, तो खरीदने वाले को भी एक बात समझ आ रही होगी कि मार्केट रेट 80 लाख है, मुझे 60 में मिल रही है, दैट मीन्स कि मुझे 20 लाख की बचत हो रही है। ये एक जेन्युइन सा तरीका है। तो रियल एस्टेट में, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में स्पेशली फाइल्स परचेज़ करते वक़्त आपने जब लीस्ट प्राइस चल रही होती है, उस वक़्त पैसा लगाना है। उसके अलावा जब रेट रिवाइज़ होके ऊपर चले जाते हैं, तो उस वक़्त अगर आप पैसा लगाएँगे, तो फिर आपको प्रॉफ़िट लेने के लिए, फिर आपको बेनिफिट लेने के लिए बहुत लंबा-चौड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हाउसिंग सोसाइटी की फाइल्स कभी भी बल्क में नहीं परचेज़ की जाती। अगर आप बल्क में फाइल्स 10, 20, 50, 100 फाइल परचेज़ करके रख लेंगे कि जी कल बहुत बेहतरीन रेट हो जाएगा तो हम इसको बेच लेंगे। तो होगा क्या कि आप ही की तरह के कई कई 100 लोगों ने फाइल्स लेके डंप की हुई होंगी और इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ ने नॉर्मली पैटर्न यही होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ लैंड के अगेंस्ट, डेवलपमेंट के अगेंस्ट या इसके अलावा बाकी जो रिबेट और इस किस्म के कमीशंस वगैरह होते हैं, उनके अगेंस्ट अपनी फ़ाइलें ऑलरेडी मार्केट में थ्रो कर चुकी होती हैं। वो जो फाइल्स हैं, जब तक वो मार्केट से क्लियर नहीं होती हैं, तब तक सोसाइटी के रेट्स अच्छे नहीं होते
और आप फिर बैठे हुए होते हैं फंसे हुए। फिर आप कहते हैं कि जी अब हम अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, नुकसान पे बेच नहीं सकते, नुकसान पे बेचते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग आपको ये मशवरा देते हैं कि चल यार ये औने-पौने दामों जितने की निकलती है निकाल, फलानी सोसाइटी में हम चले जाते हैं, वहाँ से हम परचेज़िंग करते हैं, वहाँ पे रेट तेज़ी से जंप करेगा, वहाँ पे हम अपना अपना जो लॉस है वो रिकवर कर लेंगे, वहाँ पे हम अपना प्रॉफ़िट बना लेंगे। बट हकीकत में ऐसा नहीं होता, आपने पहले भी लॉस किया होता है, अगली सोसाइटी में फिर आपकी किस्मत नहीं चली और आप फिर दोबारा फँस गए। तो अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए रियल एस्टेट में हाउसिंग सोसाइटीज़ में से फाइल्स परचेज़ करते वक़्त आपने इन पॉइंट्स को ज़रूर ज़हन में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी आपको कोई भी बंदा ह्यूज प्रॉफ़िट ऑफ़र कर रहा है, आपने उसकी बात नहीं सुननी। कोई बंदा अगर आपको ये कह रहा है कि जी महीने में प्राइसेज़ डबल हो जाएँगी, आप उसकी बात ज़रूर सुनें, आप उसकी बात तसल्ली से सुनें। उसको कहें जी ठीक है मैं थोड़े दिनों में फ़ैसला करके बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। आप 1 महीने बाद फिर दोबारा उस बंदे से ये ज़रूर पूछ लीजिएगा, हाँ जी, आपने कहा था रेट रिवाइज़ हो जाएँगे और इतने में बिक जाएगी, तो बताएँ अभी ज़रा क्या रेट चल रहा है? तो आपके सामने ऑटोमैटिकली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वो बेसिक टिप्स हैं कि अगर रियल एस्टेट में अगर कोई एक बिगिनर है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, फर्स्ट टाइम प्लॉट परचेज़ करने जा रहा है या अपनी जमा पूँजी से मज़ीद पैसा मल्टीप्लाई करने जा रहा है और वो इन पॉइंट्स का ख़्याल रखेगा, तो वो फ्यूचर में बड़ा कामयाब रहेगा। हम रियल एस्टेट में होने वाले जो स्कैम्स हैं, उनके मुतालिक काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड भी कर चुके हैं और इसी तरह से ऑनवर्ड इन चीज़ों को लेके आपके सामने आ रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से ताकि रियल एस्टेट में जो लोग डूबते हैं और बाद में बुरा भला कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स को या मार्केटिंग कंपनीज़ को कि फलानी मार्केटिंग कंपनी ने हमारा इतना पैसा डबो दिया। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से मुतालिक कंसल्टेंसी चाहिए, पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या आप अपने लिए अपना खूबसूरत सा एक प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं। इन सारी की सारी सर्विसेज़ के लिए स्टेट क्राफ्ट से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑफ़िसेज़ विज़िट कर सकते हैं और हमसे कंसल्टेंसी लेके, हमसे इन्फॉर्मेशन लेके आप रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस होने वाली हैं। इसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तरफ से भी काफ़ी सारी नई खबरें आने वाली हैं। उन खबरों के आने के बाद रियल एस्टेट के हालात बहुत अच्छे हो जाएँगे। देन इंशाल्लाह आप सब लोग प्रॉफ़िट भी कमा रहे होंगे, एन्जॉय भी कर रहे होंगे। 2024 के एंड तक रियल एस्टेट में बहुत सारी बेहतरी आने के चांसेस हैं, तवक्को है और उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि जब तक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तब तक आपकी 70 इंडस्ट्रीज़ और एसोसिएटेड है, जो कि बैठी रहेंगी, जिनका भट्टा बैठा रहेगा। तो उन इंडस्ट्रीज़ का जो टोटली दारोमदार है, वो चूँकि रियल एस्टेट पे होता है, रियल एस्टेट का बिज़नेस चलेगा तो कंस्ट्रक्शन होगी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की खपत होगी। इसके अलावा जो अलाइड सर्विसेज़ हैं, तब वो भी तभी चलेंगी। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पैसा लगाने से पहले 1000 दफ़ा सोच लीजिएगा, जब आपने अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी कंपनी को दे दिया, तो फिर अगर आप चाहें कि आप अपनी बात उससे मनवा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।